हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की एक सीरीज़ हम चला रहे हैं जिसमें हमने व्याकरण के कुछ तथ्य करे हैं, लेखन के कुछ तथ्य किए हैं और क्षितिज पद्य खंड से एक चैप्टर सूरदास के पद हम कर चुके हैं। तो आज हम क्षितिज गद्य खंड का नेताजी का चश्मा पाठ लेके आए हैं, क्योंकि इसके बाद फिर हम चैप्टर बाई चैप्टर आपको एक क्षितिज का गद्य और एक पद्य, जैसे इसके बाद में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की वीडियो लाने का प्रयास करूंगी। तो आज हम नेताजी का चश्मा के पूरे चैप्टर को समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे आने वाली सीरीज जब हमारे आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होते हैं उस समय पे मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं उस पर डिपेंड हम वीडियो बनाएंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं नेताजी का चश्मा चैप्टर को। ठीक है, जो पहला चैप्टर आपका क्षितिज की गद्य खंड का। तो जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि कोई भी राइटर, कोई भी लेखक जो रचना करता है उसके व्यक्तिगत जीवन का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए कोई भी आप पाठ पढ़ो, कोई भी रचना पढ़ो तो उसके राइटर के विषय में अवश्य पढ़ो। तो सबसे पहले हम राइटर को पढ़ते हैं। राइटर का नाम है स्वयं प्रकाश। इनका जन्म 1947 में हुआ, यानी कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय इनका जन्म हुआ है। तो यानी कि आज़ादी में इन्होंने सांस ली है, और उस समय हम आज़ाद तो हो चुके थे लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में ऐसी थी, ऐसा लगता था कि अंग्रेज चले तो गए हैं लेकिन अपनी छाप छोड़ गए हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हमारे देश में चल रहा था। तो ये उस समय के व्यक्ति हैं। बस इतना आप याद रखेंगे, इनका जन्म 1947 में हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी करने के बाद फिर इन्होंने सेवानिवृत्ति और एडिटर बने आगे जाके। ये हमारे काम का नहीं है, काम का सेंस मतलब आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इतना ज्ञान होना चाहिए। अगर हम इनकी कुछ कहानी संग्रह की बात करें तो जो हाईलाइट इसमें किया है आप उसको अपनी पेंसिल से, मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब आप मेरी वीडियो देखें तो अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के ज़रूर बैठें। ये नहीं कि बिस्तर में लेट किया, कहीं भी आप चलते फिरते आप देखें, तभी तक आपका ज्ञान परमानेंट होगा, स्थायी होगा जब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो रचनाएं हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, ठीक है, संधान, ऐसे कुछ इनकी रचनाएं हैं। तो अब आते हैं थर्ड पैरा में। देखो, मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे। देखो, जो मध्यवर्गीय जीवन होता है ना, ये समाज में बहुत अच्छे काम करके भी जाता है और समाज के हर दुख दर्द को बहुत नज़दीकी से देखता है। तो जो इस वर्ग का व्यक्ति होता है उसको हर पीड़ा, हर दर्द और हर खुशी का एहसास होता है। तो हम भी मध्यवर्गीय परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। तो इन्होंने क्या करा, कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना जो होती है उसको हमारे समाज में लाने का प्रयास किया। इन्होंने सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ एक प्रतिकार, प्रतिकार का अर्थ होता है बदला, है ना, एक ऐसा स्वर जो आवाज़ करे, जो बदले में बोले, उसको प्रतिकार स्वर कहते हैं। और किस्सा गोई शैली में इन्होंने लिखा। किस्सा गोई मतलब जैसे ना छोटा सा किस्सा सुनाना, अरे मैं वहाँ गया था ऐसा हुआ, उसको बोलते हैं किस्सा गोई शैली में कहानी लिखना। तो सबसे पहली बात, अगर ये चैप्टर पूछा जाए कि नेताजी का चश्मा पाठ किस विधा में लिखा है, तो आपका आंसर होगा कहानी विधा में लिखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पद्य में तो एक ही फॉर्म होती है, कविता, काव्य, पद्य। ठीक है, लेकिन गद्य में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, ठीक है, रेखाचित्र है, संस्मरण है, आत्मकथा है, जीवनी है। तो गद्य की बहुत सारी विधाएं होती हैं। तो ये नेताजी का चश्मा जो पाठ है ये कहानी विधा में है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपकी बुक में पिंक कलर में दिया गया है, इसको ध्यान से देखें। यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं। तो क्या लिखा है, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। जैसे हम कहें ना कि देशभक्ति वही नहीं होती कि आप सिर्फ बंदूक पकड़कर बॉर्डर पर खड़े हैं। जो खड़े हैं वो तो उनको तो सैल्यूट है, क्योंकि उनका तो 24 घंटा हमारे देश की रक्षा के लिए है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम तो यहाँ हम क्या करें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप अपने आसपास गंदगी नहीं करते हैं, अगर आप प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, आप कुछ भी, है ना, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सारा हिस्सा देश है। अगर आपको देशभक्ति करनी तो आप इनकी रक्षा, इनकी सुरक्षा करें, तो वो भी देशभक्ति है। जो हमारे जवान कर रहे हैं वो तो वो तो अतुलनीय है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन आप उस 24 घंटे को ना सही, इतना तो आप कर सकते हैं कि आप जहाँ रहते हैं। तो ये चैप्टर आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको देशभक्ति का सही मतलब पता हो। तो नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल है। यानी कि आप जो बच्चे, आप जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपके अंदर भी देशभक्ति की भावना कैसे होती है? क्या सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा लहराने से देशभक्ति नहीं होती है? कैसे होती है, आपको इस चैप्टर में समझ में आएगा। ठीक है, कई बार हम बहाने करते हैं, अरे हम कैसे करें, हम शारीरिक अक्षम हैं या हम गरीब हैं, तो हम देशभक्ति कैसे करें? तो देशभक्ति करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको अंदर से जुनून चाहिए, वही इस चैप्टर में समझाया गया है। तो ये यहाँ पर अंडरलाइन करने वाली चीज़ एक ही है कि नेताजी का चश्मा कहानी है
और कैप्टन चश्मा वाले के माध्यम से है। ठीक है, अब आगे आते हैं, हम सीधे चैप्टर में आते हैं। ये है हमारा पाठ। मैं एक एक लाइन आपको समझाऊंगी इसे, जिससे आपको एनसीईआरटी, क्योंकि यहाँ से एक पैसेज भी आता है, पैसेज से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको समझेंगे। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन, अंडरलाइन कीजिए, हर 15वें दिन कंपनी के काम से सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। अब पहले आप अंडरलाइन कर लेंगे कि हालदार साहब हर 15वें दिन एक कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते थे, तो अंडरलाइन करेंगे 15 दिन। अब कस्बे की बात आती है, यहाँ से पहला प्रश्न का आंसर आता है कि कस्बे के विषय में लिखो, कस्बा कैसा था। तो आंसर आ रहा है, देखो, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे। जिसे बाज़ार कहा जा सके एक ही बाज़ार थी। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था। 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। एक ठो नगर पालिका थी। एक ठो मतलब एक नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। अब ये पहला जो पैराग्राफ हमने 4 लाइनें पढ़ी, ये आपका आंसर है कि कस्बा कैसा था। जरूरी नहीं कि आपको एनसीईआरटी ने जो क्वेश्चन दिए वही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएं, ये भी पूछ सकते हैं कि कस्बा कैसा था। तो ये 4 लाइन उसका आंसर है, आपको याद होने चाहिए। अब प्रश्न आता है कि नगर पालिका क्या करती थी। अब इसमें ये भी, तो वहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो रहा है। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी। कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर यानी कि शौचालय की बात की हो रही है यहाँ पे, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा माने मूर्ति। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। ठीक है, 4 लाइनें हमारी उस प्रश्न का आंसर था कि कस्बा कैसा था। उसके बाद वाला हमारा आंसर था कि नगर पालिका क्या क्या काम करती थी, नगर पालिका कैसी थी। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन के आंसर आ गए, समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह मतलब होता है कन्फ्यूजन में। ठीक है, और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा काफ़ी समय, और बोर्ड की शासन की अवधि मतलब समय समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय मतलब लोकल कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को, मोतीलाल अंडरलाइन करो क्योंकि प्रश्न आता है कि मूर्ति किसने बनाई थी। एक स्कूल है जिसका ड्राइंग मास्टर मोतीलाल, उसने बनाई थी। यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न आता है, क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये नेताजी का चश्मा जो कहानी है, वो नेताजी की जो मूर्ति है उसमें चश्मा ही नहीं था। तो अब प्रश्न होता है कि नेताजी की मूर्ति में चश्मा नहीं होने के क्या कारण होंगे। तो ये जो पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा, पूरी बात तो ये पता नहीं। चिट्ठी पत्रें बर्बाद रहा होगा, शासनावधि समाप्त हो गई होगी, कोई अच्छा कलाकार नहीं मिला होगा, फिर पैसे कम पड़ गए होंगे, या जो भी यहाँ पर जो 4-5 लाइनें दी हैं, ये उसका आंसर है। आप आंसर रटे नहीं, आप आंसर को समझें। तो ये वाला आंसर हो गया कि नेताजी की मूर्ति में चश्मा नहीं होने के क्या कारण रहे होंगे। अगला पैराग्राफ, जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक की कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। इसको अंडरलाइन करो, ये आंसर है। बस्ट किसे कहते हैं? एक ऐसी मूर्ति जो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की 2 फुट की जो मूर्ति होती है उसे बस्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट आंसर है। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कम सिन फौजी वर्दी में। देखिए, मैंने कहा ना किस्सा गोई शैली में लिखते हैं स्वयं प्रकाश जी, तो आपको यहाँ पर कहीं पर ऐसा लगेगा जैसे कोई किस्सा सुना रहे हैं। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखती खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। देखिए, अभी तक हमने जैसे हमने चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो फ़ोटो देखी है, मूर्ति देखी, हमने हमेशा देखा कि उनकी मूँछें काफ़ी अच्छी खासी है ना। तो हर जो हमारे सामने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है या कोई भी है जिसको हमने सिर्फ पिक्चरों में देखा है, पिक्चर सेंस इमेजेस में देखा है, फ़ोटो मूर्ति देखी है, तो उनकी एक विशेष मतलब एक छवि हमारे भीतर है। तो वैसे ही छवि ये सुभाष चंद्र बोस की भी है, और उनकी छवि ऐसी है कि उनकी आँखों में हमेशा क्या रहता है? उनकी आँखों में हमेशा चश्मा रहता है। जबकि ये जो मूर्ति बनी है उसमें चश्मा ही नहीं था। सबसे मेन बात
उन्होंने वही फौजी वर्दी पहनी हुई थी, आपने देखा है नेताजी को, उन्होंने फौजी वर्दी पहनी हुई थी और उनको देखते ही लग रहा था कि जैसा वो कहेंगे, ये उनके नारे हैं, दिल्ली चलो का नारा उन्होंने दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा उन्होंने दिया। तो सब कुछ था, लेकिन उसमें एक कमी क्या थी, उसमें मूर्ति में रियल चश्मा नहीं था, मतलब चश्मा नहीं था। अब चश्मे उसकी जगह क्या था, एक चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे, अब हमने कहा ना हालदार साहब हर दिन 15वें दिन वहाँ से गुजरते थे, तो गुजरे और पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने लक्षित किया। लक्षित क्या मतलब, ध्यान अपना एक जगह देखा। कहाँ देखा भाई, उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक मतलब होता है रोमांच भरी मुस्कान फैल गई, जिज्ञासा भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल है। अब उनको ये बड़ा कौतुक भरा लगा, बड़ा रोमांचकारी लगा, तो वो खुश हुए, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। ये था उनका, ये था पहली घटना, ये पहली घटना थी। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह अच्छा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति आजकल मजाक की चीज़ बन रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मजाक की चीज़ मतलब क्या, सिर्फ दिखावा। आप स्टेटस डीपी लगाकर या कुछ स्टोरी लगाकर देशभक्ति थोड़ी होती है ना। देशभक्ति कैसे होती है ना, पता है ना, आप बच्चे भी हैं, आप कुछ भी हैं, आप वृद्ध भी हैं, आप मतलब कहा ना, हमारे देश का हर, अभी हमने ऊपर पढ़ा, देश किससे बनता है, सिर्फ सीमाओं से नहीं बनता, पेड़ पौधे पहाड़ नदियाँ सबसे बनता है। तो आप इनमें से किसी को भी अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप देशभक्ति नहीं कर रहे हैं, आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे, यानी कि दूसरे 15वें दिन बाद जब गुजरे, तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, पर अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। देखो और भी लोग वहाँ से गुजर रहे होंगे, देखिए आप भी जहाँ रहते हैं वहाँ कहीं ना कहीं किसी चौराहे पर किसी ना किसी महान हस्ती की मूर्ति लगी होगी। आप में से आधे बच्चों को पता भी नहीं होगा किसकी मूर्ति है। ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि जिस चौराहे पर अगर किसी महान विभूति की मूर्ति लगी है तो पूछो, अपने पेरेंट्स से पूछो, अपने बड़ों से पूछो क्यों है, कौन थे, क्या किया था। तो इसीलिए वो लगाई जा रही है कि आने वाली पीढ़ी उन महान विभूतियों को भूले ना। ठीक है, ये चैप्टर इसीलिए है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा, यानी कि जिज्ञासा और बढ़ी। वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था, तीसरे 15 यानी कि 15 45 45 डेज, 1.5 महीने तक ये चल रहा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, अब वो हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर पान खाने के लिए रुकते, मूर्ति को ध्यान से देखते, और एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठता, दुर मतलब कठिन, दमन मतलब रोकना, ठीक है, दुर्दमनीय मतलब एक ऐसी जिज्ञासा जिसको रोकना मुश्किल हो जाए। तो दुर्दमनीय का अर्थ क्या होगा बच्चों, जिसको रोकना मुश्किल हो जाए। तो पूछ ही लिया, किससे पूछा, पान वाले के पास, डेली पान खाते तो पान वाले से पूछा, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अब यहाँ पर से पान वाले की एंट्री होती है। ठीक है, तो पान वाले को आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पर से भी प्रश्न आता है कि पान वाले का रेखा चित्र स्पष्ट करो। तो पान वाले का रेखा चित्र का आंसर स्टार्ट हो गया ही। पान वाले के मुंह में पान ठुसा हुआ था, वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी मतलब हिली, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। ये पूरा जो हमने 4 लाइनें पढ़ी हैं, ये है पान वाले का रेखा चित्र। प्रश्न आता है पान वाले का रेखा चित्र लिखो, तो ये इसका आंसर है। क्या करता है हवलदार साहब, कुछ समझ नहीं पाए क्योंकि नाम क्या बोला, कैप्टन चश्मे वाला। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, गिराक मतलब यहाँ पर ग्राहक है, ये पान वाले की भाषा है। गिराक मतलब ग्राहक, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, मतलब जो कैप्टन है वो चश्मा बेचने वाला है। तो वो क्या करता है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना, मॉल के आगे ऐसे पापेट लगाए होते हैं, उनमें कपड़े पहनाए होते हैं, उसको देखकर हम कहते हैं हमें ये पसंद है, ये ड्रेस दे दो। तो वैसा ही क्या, तो वो कहता है कि अगर माना कोई ग्राहक आया और उसको वो चश्मा पसंद आया जो नेताजी ने पहना है, तो नेताजी की आंखों से उस चश्मे को निकालकर उसको दूसरा चश्मा पहना देते हैं। तो ये पूरी स्टोरी किसने बताई, पान वाले ने बताई। तो उधर दूसरा बिठा दिया, ये बोला पान वाला। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत मतलब चोट करती है, दर्द देती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी
को असुविधा हो रही हो, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसी फ्रेम की दरकार होती है, तो जैसा मूर्ति पर लगा हो, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए, देखिए कोई भी इंसिडेंट होता है ना, जो व्यक्ति जैसा होता है उस पर उसके वैसे विचार होते हैं। तो हालदार साहब एक देशभक्त हैं, तो उनको लगता है कि जब चश्मे वाला वहाँ से चश्मा निकालता होगा तो पहले नेताजी से माफ़ी मांगता होगा। ये सब होगा मैं संभाव्य वहाँ पे संभाव्य वाली क्रिया हो रही है, ठीक ठीक है यहाँ पे सब। नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता होगा और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या खूब आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? यानी कि जब मूर्ति बनी होगी तो नेताजी के मूर्ति में चश्मा भी तो उसका अभिन्न अंग है भाई, उसके बिना तो हमने कभी उनकी मूर्ति देखी नहीं। तो वो पूछने लगे। पान वाला दूसरा मुंह पान में तब तक ठूंस चुका था। एक पान थूक के उसने बात बताई, अब दूसरा मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ थी अधिक नहीं थी। वह फिर भी आंखों ही आंखों में और हंसा। उसकी तोंद फिर से थिरकी, कत्थे को की डंडी फेंकी, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला। देखिए आप राइटर को देखो ना, एक एक चीज़ ऐसे लिखी, ऐसा हमें फील हो रहा है कि हमारे सामने पान वाला है। मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया होगा। सीधे से बड़ी इजीली उसने कह दिया कि जिसने मूर्ति बनाई वो बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित कर देने और द्रवित कर देने वाली, द्रवित मतलब इमोशनल कर देने वाली बात थी कि किसी महान हस्ती के लिए अगर मूर्ति बन रही है और कोई इतनी लापरवाही कैसे कर रहा है। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा। पटकने का मतलब होता है बबाल टलाई बोलते हैं ना, कि मतलब एकदम से किसी ऐसी बिना मन के कोई काम कर देना। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए? अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि मूर्ति में चश्मा नहीं होने के क्या क्या कारण होंगे। तो ये कारण है, ये आंसर है, आप ध्यान से सुने इनको। पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए? पारदर्शी मतलब जिसे आर पार देखा जा सके। कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी लेकिन असफल हुआ होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, ये सारी बातें सिर्फ हालदार साहब सोच रहे हैं कि क्या कारण रहे होंगे कि उस मूर्ति में चश्मा नहीं लगा। तो ये सारे कारण उन्होंने खुद सोचे। अब आगे बढ़ते हैं। हालदार साहब को यह सब बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होकर, मतलब उन्होंने अभी तक चश्मे वालों को देखा नहीं था, लेकिन मन ही मन उसकी देशभक्ति को सलाम करने लगे और जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े, पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ में मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप इसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि किसी की शारीरिक अक्षमता क्या देशभक्ति में रुकावट ला सकती है? यहाँ पर वही स्टेटमेंट है। पान वाला जब ऐसा बोलता है तो ये हालदार साहब को झकझोर देता है। हालदार साहब को पान वाले की द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, मतलब आश्चर्यचकित रह गए। क्या देखा उन्होंने? एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान थी ही नहीं, वो फेरी लगाता था, जैसे हमने देखा ना गुब्बारे वाला आता है, ठीक है, वो गुड़िया के बाल वाला आता है, ऐसी वो चल रहा था। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि इस बारे में अगर और कोई बात करने को मैं तैयार नहीं हूँ। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, क्योंकि ड्राइवर कौन था? हालदार साहब तो उस चौराहे से डेली गुजरते थे। आज इतनी लंबी वार्ता हो चुकी थी तो ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था, तो काम भी था और हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब आप ध्यान से देखिए चित्र में, ये है कैप्टन चश्मे वाला, ठीक है। देखिए खुद वो, उसका एक पैर है, एक पैर है ही नहीं, एक छोटी संदूकची है। ये है नेताजी की मूर्ति और देखिए कोट के दूसरे बटन से टोपी की नोक से इसको बस्ट कहते हैं। यहाँ पे नाम भी लिखा है उनका। ये चौराहा है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। देखिए इन्होंने, ये है इनका बांस का डंडा जिस पर इन्होंने चश्मे टांगे हैं और यहाँ से उन्होंने उनको पहना दिया, पहनाते हुए फ़ोटो है।
2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते रहते और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहते। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुक्षण देने के लिए। अब उनकी आदत हो चुकी थी, जैसे आप अगर रोज़ आप किसी रास्ते से जाते हैं और उस रास्ते पर रोज़ आपको कोई दिखता है और एक दिन ना दिखे या एक दिन विचित्र लगे, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो ऐसा ही उनको भी हो रहा था। 2 साल तक ये क्रम चलता रहा। लेकिन एक बार क्या हुआ, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी कि नेक्स्ट 15 डेज़ बाद जब वो आए। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। ये वही पान वाला है जो उसका मजाक उड़ा रहा था। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति में एक ही गुण होता है या एक ही दोष होता है, उसमें कुछ गुण भी होते हैं। पान वाला भले ही अपनी बातों से उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन आज वो उदास है, उसी के लिए उदास है। देखिए क्यों। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर धोती के सिरे से आंखें पोंछता बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में जा बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का। यहाँ से दूसरा आंसर है, क्या होगा उस कौम मतलब उस जाति का, मतलब पूरी जाति, मतलब सब आ जाते हैं उसमें, ठीक है। जो अपने देश की खातिर ग्रह गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर दे, होम मतलब ख़त्म कर देने वालों पर भी हंसती है। आप सोचिए ना, हम डेली शहीद जवानों के विषय में पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या एज होती है उनकी। वो एज, उस एज के बच्चे हमारे घरों में, शहरों में दौड़ते हैं, पार्टियां करते हैं और मस्ती करते हैं, लेकिन वो जवान जो हैं शहीद हो चुके हैं, क्या उम्र थी उनकी। तो उनके लिए अपने बिकने के मौके ढूंढते हैं। दुखी हो गए, 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। मतलब यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि हालदार साहब ये सोच रहे हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी, सब कुछ देश पे। देखिए ना, आप अगर एक आर्मी जवान की अगर आप लाइफ के विषय में थोड़ा सा सोचें, क्या होता है, साल में 1 या 2 बार वो घर आते हैं, ठीक है। कोई त्यौहार नहीं, कोई कुछ नहीं। अब उसके साथ उनका परिवार भी सफ़र करता है उन सारी चीज़ों से। तो फिर भी हम क्या करते हैं उनके लिए, हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा तो अवश्य होगी, प्रतिष्ठापित होगी, लगी हुई होगी, लेकिन उसमें चश्मा, सुभाष की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन अब मर गया। क्योंकि मूर्ति में चश्मा तो पहले भी नहीं था, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था, लेकिन अब जो लगाता था वो कैप्टन मर गया है। तो उन्होंने सोचा, भाई मैं वहाँ से उस मूर्ति की तरफ देखूंगा भी नहीं। और उन्होंने ये मन में सोचा था, सीधे निकल लूँगा, ऐसा सोच रहे थे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। मतलब उनको इतना हृदय से बुरा लग रहा था कि वो उस मूर्ति को देखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन वही आदत से मजबूर, आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उड़ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, जीप रोको। और जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना, सरकंडे मतलब बांस से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। देखो, ये लास्ट में जो हमें उम्मीद इन पंक्तियों में मिली है कि देखो, जब मास्टर बनाना भूल गया तो कैप्टन था, अब कैप्टन मर गया तो कोई एक बच्चा ऐसा था जिसने बांस से वो चश्मा बनाया और नेताजी की मूर्ति में चश्मा लगा दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी, मैं ये नहीं कहती कि सब के सब एक जैसे नहीं, कुछ लोग अभी भी ऐसे बचे हैं जो देशभक्ति जिनके अंदर है, और बच्चों में है, तो यानी कि हमारे आने वाली कई पीढ़ियों में ये देशभक्ति दिखाई देगी। तो इस चैप्टर के अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट्स क्या था, आप चाहें तो नोट्स में लिख सकते हैं या इसी बुक्स के चैप्टर के बगल में लिख सकते हैं। पहला हमारा पॉइंट था हालदार साहब द्वारा कस्बे से गुजरते मूर्ति को देखना, ये पहला पॉइंट था। दूसरा था मूर्ति का चश्मा बदलने के कारण, वो पूछते हैं फिर क्या कारण था। तीसरा था मूर्ति के चश्मे के पीछे की कहानी, कि किसने बनाया, क्या बनाया, कौन लगाता है। फिर था मूर्ति पर चश्मा नहीं होने का कारण, ये वही कारण था कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी। फिर अंत में उन्होंने देखा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को अच्छे से समझा, एक्सप्लेनेशन हमने देखा, हमने समझा कि ये कहानी विधा में लिखा है। इसमें कैरेक्टर हमें क्या याद रखना है, एक हमें पान वाला याद रखना है, एक हमें हालदार साहब याद रखना है, और हमें कैप्टन चश्मे वाला
कस्बा कैसा था, नगर पालिका के क्या काम थे। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिससे प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट अपने याद रखेंगे, आपको प्रश्न उत्तर रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आने वाले समय में हम इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जब सीरीज चलाएंगे, जब आपके प्री बोर्ड या बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, प्री बोर्ड के समय, तो तब आप इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और आगे मैं क्षितिज पद्य में से चैप्टर उठाऊंगी। और आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें कि सबको फ़ायदा हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।